कि पहले दूसरे तीसरे बैच तक तो मैं बराबर आता था। मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ थे। उन दिनों केवल पेरियार हॉस्टल और गोदावरी हॉस्टल ही थे। इमरजेंसी के दौरान भी यहाँ छात्रों का एक अच्छा आंदोलन था। उस समय इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ और काफी दमन चक्र यहाँ चला था और बहुत सारे अध्यापक थे जिन्होंने छात्रों की खूब मदद भी की थी उस समय। तो जेएनयू आना अपने आप में एक मेरे लिए खुशी की बात है। अब मैं आज के विषय पर, जो आज अनुवाद के सामाजिक सरोकार और बहुत पहले जिस समय मैं शायद इंटरमीडिएट का छात्र रहा हूँगा, एक किताब मुझे पढ़ने को मिली। अनुवाद था, नेमचंद जैन जी का अनुवाद था और वो जूलियस फ्यूचिक की किताब थी, फांसी के तख्ते से। और उस अनुवाद को पढ़ने के बाद, चूंकि नेमचंद जैन जी एक नाटककार थे और नाट्य विधा पर ही उनका लेखन होता था, साहित्यकार थे, लेकिन बराबर ये बात घूमती रही दिमाग में कि जूलियस फ्यूचिक को उन्होंने क्यों चुना अनुवाद के लिए। उसके बाद बहुत सारी किताबें ऐसी दिखाई दी जो मैं शायद बैठ के ही बोलूंगा, क्योंकि मेरी सांस फूल रही खड़े होकर बोलने में। मुझे अभी वाल्व की प्रॉब्लम हो गई है। उस ये हमसे पहले की पीढ़ी के लोग थे और हमारी पीढ़ी के लोगों में भी विष्णु खरे से लेकर के और मंगलेश डबराल तक इन लोगों ने कई पुस्तकों के अनुवाद किए। मंगलेश डबराल ने हरमन हेस की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धार्थ, उसका अनुवाद किया था। तो और मेरे समकालीनों में त्रिनेत्र जोशी, प्रभाती नौटियाल, मोहन थपलियाल, ये सब लोग अलग अलग भाषाओं से, स्पेनिश से प्रभाती नौटियाल ने, चीनी भाषा से त्रिनेत्र जोशी ने, जर्मन से मोहन थपलियाल ने, इन लोगों ने जो अनुवाद किए वो भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आपके यहाँ ही वरयाम सिंह जी ने बहुत सारे अनुवाद किए, यहीं की पढ़ी हुई रंजना सक्सेना के अनुवाद। इन सब लोगों के अनुवाद में एक सामाजिक सरोकार दिखाई देता है। जो जो नाम मैंने लिए हैं उनमें सब में एक सामाजिक सरोकार दिखाई देता है। इसलिए मैं अकेला वह व्यक्ति नहीं हूं जो इस तरह का काम कर रहा है। मुझे इन्हीं लोगों ने रास्ते दिखाए हैं जो हमारे पहले की पीढ़ी के थे, चाहे वो नेमचंद जैन हो या विष्णु साहनी हो या कुंवर नारायण हो। इन्होंने, कुंवर नारायण जी ने बहुत सारे अच्छे अनुवाद किए। रघुवीर साहब ने बहुत चुनी हुई कविताएं और वो निश्चित रूप से एक प्रगतिशील धारा की कविताएं थी, उसका अनुवाद किया। तो आपके विश्वविद्यालय में इस समय चीनी विभाग में एक शिक्षक हैं, प्रोफेसर शायद होंगे, प्रोफेसर बी.आर. दीपक। तो उन्होंने अनुवाद के बारे में अगर बात करें तो मतलब हम पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। चीन के एक अनुवादक जिन्होंने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम
विक्रमोर्वशीयम और हमारे यहाँ जो दो एपिक हैं महाभारत और रामायण, उसमें से रामायण का अनुवाद किया और वो है ची शेन लिन, चीनी भाषा में उन्होंने किया। यहाँ के ग्रंथों का अनुवाद कुछ का संस्कृत से कुछ का हिंदी से। तो बी.आर. दीपक ने उनके बारे में जो एक ग्रंथ लिखा है तकरीबन 700 पेज का, अनुवाद में जिन लोगों की भी दिलचस्पी है या जो लोग अनुवाद पर अध्ययन करना चाहते हैं उनको वह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अनुवाद के कौन कौन से स्वरूप हो सकते हैं, अनुवाद करने में किस तरह की सावधानियां बरती जाएं, अच्छा अनुवाद क्या होता है, बुरा अनुवाद क्या होता है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा अनुवाद क्या होता है, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार के साथ उस पुस्तक में लिखा गया है। और वो पुस्तक प्रकाशन संस्थान से छपी है, लेकिन बहुत महंगी है। प्रकाशन संस्थान के ये जो कर्ता धर्ता है यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो छात्रों के लायक कोई संस्करण उसका निकालें, थोड़े सस्ते कागज पर छापें, अगर कहीं से सब्सिडी मिल जाए तो वो लें, क्योंकि वो अद्भुत किताब है अनुवाद के बारे में। नवीन जी आप उसको देखिएगा उस पुस्तक को, क्योंकि अनुवाद पर बहुत सारे छात्र काम कर रहे हैं, इसलिए वो किताब मैंने उससे बहुत गहराई के साथ पढ़ा है, इसलिए हालांकि वो बड़ी मोटी 700 पेज की है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। तो खैर, अब देखिए मैं टुकड़े टुकड़े में ही बात करूंगा, उसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि एक मतलब क्लास में लेक्चर देने का कि एक तरह से मैं देता जाऊं। अब आज का विषय में हमारे लिखा गया है अफ्रीकी साहित्य के विशिष्ट अनुवादक एवं वरिष्ठ पत्रकार। तो मैंने तकरीबन 30, 35 या 40 में हो सकता है किताबें, अनुवाद, संपादन और मूल लेखन मिला करके वहाँ करीब 35-37 किताबें हैं। तो वो लिस्ट रखनी पड़ती है, पता नहीं, याद नहीं रहता है कौन सी। तो इसमें इन 37 किताबों में 10 किताबें अफ्रीका से संबंधित हैं। तो ये जो 10 किताबें अफ्रीका से संबंधित हैं, तो अगर मेरे बारे में ये कहा जाता है कि अफ्रीकी साहित्य के बारे में मेरी विशेष दिलचस्पी थी, तो वो गलत भी नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अफ्रीका को ही आपने क्यों चुना अनुवाद के लिए। पहले तो अफ्रीका में मेरी दिलचस्पी क्यों हुई, बहुत संक्षेप में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस समय मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, गोरखपुर में रहता था और वहां एक दुकान थी पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस। तो पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस में मास्को से छपी हुई तमाम पुस्तकें होती थी और मैं चूंकि साहित्यिक रुचि बचपन से हो गई थी, तो उपन्यासों की तलाश में जाया था। वहाँ दास्तोवस्की, तुर्गनेव, गोर्की, इन लोगों के उपन्यास जो है वो बहुत सस्ते दामों में मिल जाते थे। तो उन्हीं दिनों मुझे एक पुस्तक मिली जो पैट्रिस लुमुम्बा के बारे में थी। पैट्रिस लुमुम्बा कांगो के नेता थे, ब्लैक लीडर। कांगो बेल्जियम की कॉलोनी था और पैट्रिस लुमुम्बा आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वहां इलेक्शंस हुए, उसमें पैट्रिस लुमुम्बा की फ्रीडम पार्टी चुनाव जीत गई और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना था। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी संविधान के अनुसार था, मतलब सर्वोच्च पद पर।
और वो उस पर नियुक्त भी हुए, लेकिन किसी साजिश के तहत साम्राज्यवादियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। तो पैट्रिस लुमुम्बा जिस समय जेल में बंद थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उस समय थे डैग हैमरशोल्ड। तो डैग हैमरशोल्ड को उन्होंने पत्र लिखा था और उन पत्रों का एक छोटा सा संकलन था जिसमें पैट्रिस लुमुम्बा ने बताया था, कहा था कि मेरी हत्या की जा सकती है और संयुक्त राष्ट्र को दखल देना चाहिए। उस समय बाइपोलर वर्ल्ड था, द्विध्रुवी, यानी एक धुरी पर अमेरिका था, एक धुरी पर रूस था और एक दोनों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंदिता चल रही थी। पैट्रिस लुमुम्बा कोई कम्युनिस्ट नहीं थे, एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, लेकिन साम्राज्यवाद के खिलाफ थे और उस समय जो भी साम्राज्यवाद के खिलाफ होता था वो अमेरिका की निगाह में उसे कम्युनिस्ट मान लिया जाता था कि अगर ये साम्राज्यवाद के खिलाफ है तो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट है। वो साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, जनता के बीच शोषण के खिलाफ थे नेचुरली, और जनपक्षधर उनकी राजनीति थी जो मोटे तौर पर कम्युनिस्टों के करीब जा सकती थी, लेकिन किसी भी तरह से वो कम्युनिस्ट नहीं थे। उन्होंने अपने वक्तव्यों में भी बताया था कभी कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी हत्या हो गई। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि जो व्यक्ति बता रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है और संयुक्त राष्ट्र बचा नहीं पाया इतना सब, इतनी चेतावनी के बावजूद, तो वहां से अफ्रीका की खिड़की मेरे लिए खुल गई और मैं धीरे धीरे अफ्रीका की राजनीति और अफ्रीका के साहित्य के बारे में अध्ययन करने लगा। और उस अध्ययन के क्रम में मुझे लगा कि हम लोग जो तमाम यूरोप का साहित्य देखते हैं, एक्चुअली कई सारी बातें धीरे धीरे जो उस समय परिभाषित नहीं हो रही थी, जो बातें दिमाग में चल रही थी उन्हें मैं परिभाषित नहीं कर सकता था कि ये क्या सोच के मैं कर रहा हूं। लेकिन आगे जाकर के उसको मैंने जब परिभाषित किया तो शायद दिमाग में कहीं रहा हो कि यह जो मानसिकता हमारी बनी हुई है यूरोसेंट्रिक होने की, उसको छोड़ा जाए। और आगे बड़े होने पर अध्ययन करने पर लगा कि ये जो कोलोनाइजेशन हमारे माइंड का हुआ है, शायद उसके खिलाफ इन चीजों को पढ़ने के बाद कोई उथल पुथल चल रहा था, यानी हाउ टू डीकोलोनाइज आवर माइंड। सारा मुद्दा यहां आकर के रुक गया था। और माइंड के डीकोलोनाइजेशन, क्योंकि हम 200 साल तक ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो हमारी पूरी सोच एक कॉलोनियल हो गई और इसका कभी हमारी तरफ से कोई आज़ादी मिलने के बाद भी, राजनीतिक आज़ादी जो 1947 में मिली उसके बाद भी कभी सचेत प्रयास हमारी तरफ से नहीं हुआ डीकोलोनाइज करने का अपने माइंड को। ये प्रयास तो नहीं ही हुआ, उल्टे 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारा रिकोलोनाइजेशन हो गया हमारे पूरे माइंड का। एक तो हम पहले से ही कोलोनाइज मानसिकता से थे, वो हम डीकोलोनाइज हो भी नहीं पाए, ऊपर से ये रिकोलोनाइजेशन, मतलब जैसे करेला और वो भी नीम पर चढ़ गया, ऐसी हालत हो गई। तो मुझे लगता था कि ये जो साहित्य है तीसरी दुनिया के देशों का और खासतौर से अफ्रीका का साहित्य, अफ्रीका के साहित्य को जब हम पढ़ते थे तो एक उसके साथ तादाद में स्थापित होता था। हम आइडेंटिफाई कर लेते थे उनके कैरेक्टर्स के साथ बहुत सारे उसको, क्योंकि उनकी स्थितियां हमारी स्थितियां काफी हद तक मिलती जुलती थी। हमारा देश भी कृषि प्रधान, अफ्रीका के सारे देश भी लगभग कृषि प्रधान थे।
हम भी कॉलोनियल औपनिवेशिक गुलामी को झेल चुके थे, वो भी झेल चुके थे। और खैर उन्होंने तो बहुत ज़्यादा, अफ्रीका में तकरीबन 54 देश हैं। और आज मई दिवस है ना, आज मई दिवस है 1886 या 85, शिकागो 86, 1886 में शिकागो में ये मतलब मजदूरों का जो आंदोलन हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मुझे अभी अचानक इसलिए याद आया कि अफ्रीका के कॉलोनाइजेशन की बात जो मैं बता रहा था, तो क्या इत्तेफाक है, एक तरफ इतना बड़ा संघर्ष चला 1886 में, और 1885 में दुनिया के 6-7 साम्राज्यवादी देश पूरे अफ्रीका महाद्वीप को बांटने में लगे थे अपने हिस्से में, बर्लिन में बैठ करके। उन्होंने बल्कि एक तरह समझ लिया कि अफ्रीका का नक्शा टेबल पर जैसे बिछा लिया हो और कह दिया कि ये हमारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और ये देश कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन और एक देश कोई छूट रहा है, जर्मनी। 7 देशों ने, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिला ब्रिटेन को और फ्रांस को। ये आप अफ्रीका का नक्शा अगर उठाएंगे तो सहारा डेजर्ट से नीचे जो है, सहारा डेजर्ट से नीचे, और नक्शे में नीचे आएंगे जहां से दक्षिण अफ्रीका शुरू होता है, वहीं एक जाम्बेजी नदी बहती है। तो सहारा मरुस्थल से नीचे जाम्बेजी नदी के बीच वाला जितना हिस्सा था, वो सारा इन लोगों ने आपस में बांट लिया। और ये केन्या, नाइजीरिया, उगांडा, ये मलावी, ये सारे देश ब्रिटेन के उसमें गए। और पश्चिम अफ्रीका के बहुत सारे देश जो है, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, टोगो, ये सब देश जो है फ्रांस के हिस्से में गए। अंगोला, मोजाम्बिक और गिनी बिसाऊ, ये 3 देश जो थे पुर्तगाल ने ले लिए। इस तरह से बहुत एक इसको इतिहास में कहा गया इस्तांबुल फॉर अफ्रीका, अफ्रीका की लूट खसोट, अगर आप बहुत उसको हिंदी में कहें तो ये इस्तांबुल फॉर अफ्रीका था साम्राज्यवादी देशों द्वारा। तो मैंने देखा कि केन्या, नाइजीरिया, उगांडा, ये जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, उनकी बहुत सारी स्थितियां हमारी स्थितियों से मिलती जुलती रही हैं, क्योंकि हम भी ब्रिटिश उपनिवेश थे। यहाँ तक कि केन्या में मैं गया रेलवे स्टेशन, वहाँ नैरोबी के देखने के लिए कि कैसा है, तो सब कुछ लग रहा था जैसे मैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर घूम रहा हूँ। और वहाँ की रेलवे कॉलोनी देखने गया, हूबहू वैसे ही सारे क्वार्टर और सब कुछ बने हुए थे जैसे गोरखपुर की रेलवे कॉलोनी थी। तो बहुत सारी चीजें मिलती जुलती रही हैं, वो चाहे नाइजीरिया हो या केन्या हो या उगांडा हो या मलावी हो। इन लोगों के ये देश जो है, कम से कम 2 देशों में तो मैंने ऐसा देखा, नाइजीरिया और केन्या में, तो इनके साहित्य ने बहुत प्रभावित किया। जैसे नाइजीरिया के लेखक हैं चिनुआ अचेबे, और या वोले सोयिंका, जिनको नोबेल प्राइज मिला वोले सोयिंका को। तो चिनुआ अचेबे के जितने उपन्यास हैं, नो लॉन्गर एट ईज, थिंग्स फॉल अपार्ट, ए मैन ऑफ द पीपुल, एरो ऑफ गॉड, 4 ऐसे उपन्यास हैं जो धड़ाधड़ लिखे गए थे और काफी चर्चित भी हुए थे। तो इन उपन्यासों को अगर आप पढ़ें तो वहाँ का पूरा जनजीवन ऐसा लगता है जैसे भारत के किसी गांव का जनजीवन है। चौपाल में बैठ के लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं, उसी तरह वहाँ के लोग बातचीत कर रहे हैं, और सारा कुछ मिलता जुलता है।
केवल एक चीज है जो केनिया में भी नाइजीरिया में भी नहीं उस तरह मिलती कि क्रिश्चियनिटी का जो दबदबा था वो यहाँ उस तरह से नहीं दिखाई दिया। बाकी सब चीजें वैसे ही मिलती जुलती थी। उस पर तो केनिया के एक विचारक ने कहा भी था, हालांकि लोग कहते हैं कि वो जोमो पेन्याटा का कथन है, लेकिन जोमो पेन्याटा का कथन नहीं है, किसी और का कथन है कि जब अंग्रेज आए यहाँ हमारे यहाँ तो उनके हाथ में बाइबिल थी और हमारे पास जमीन थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे हाथ में बाइबिल आ गई, उनके पास हमारी सारी जमीन चली गई। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से उपनिवेशवादियों ने काम किया। तो ये सब सोच करके मेरे दिमाग में आया कि वहां के साहित्य को हिंदी में मैंने देखा कि हिंदी में स्टीफन ज्विग और यूरोप के बहुत सारे लेखकों के बहुत सारे अनुवाद उपलब्ध थे, लेकिन किसी भी अफ्रीकी लेखक का उपन्यास मैंने हिंदी में नहीं देखा था। जब मैंने हिंदी में अफ्रीकी साहित्य पर लिखना शुरू किया तो आलोचना पत्रिका है जो नामवर सिंह संपादित कर रहे थे उन दिनों, और 1970 में मैंने पहला लेख अफ्रीकी कथा साहित्य पर लिखा। हाँ, और वो बहुत लंबा लेख था, करीब 6-7 हजार शब्दों का था। अफ्रीकी कथा साहित्य, अफ्रीकी कथा साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियां इस पर। तो नामवर जी ने कहा कि कोई तो लिखता ही नहीं है अफ्रीका पर, और तुमने इतना लंबा लेख लिख दिया। हमने कहा देखिए कैसा है। तो वो लेख काफी लोगों ने पसंद किया था, और उसके जरिए अफ्रीकी साहित्य का मैंने उस समय बहुत गंभीरता के साथ लोग आलोचना पत्रिका पढ़ते थे। अब पता नहीं कितनी गंभीरता है, मैं खुद भी नहीं कभी पढ़ पाता इसमें, लेकिन उस लेख को लोगों ने पढ़ा और लोगों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा हुई। फिर मैंने भी जब देखा कि लोगों की दिलचस्पी है तो मैंने अफ्रीका पर लिखना शुरू किया, और अफ्रीकी साहित्य में से भी उस साहित्य को ढूंढ करके निकालना शुरू किया जो जिसकी प्रासंगिकता हमारे पाठकों को, हिंदी के पाठकों को, अगर वह प्रासंगिकता नहीं है, अगर बहुत जटिल विषय है जिसका जैसे है उनके ट्राइबलिज्म पर भी कुछ उपन्यास हैं, उस तरह का ट्राइबलिज्म के साथ हम तालमेल नहीं बैठा पाते, तो उनको मैंने किनारे कर दिया। उन्हीं रचनाओं को मैंने चुना, उन्हीं कृतियों को चुना जो भारत का पाठक जो है, हिंदी का पाठक जो है, जिसके साथ अपना तालमेल स्थापित कर सके। इसी तरह वहाँ केनिया के गुगिबा थंगो जो उपन्यासकार तो अच्छे हैं ही हैं, बहुत अच्छे विचारक भी हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। उनकी भाषा और संस्कृति के बारे में उनके जो विचार हैं, उनको पढ़ते समय हमेशा ये लगता है जैसे भारत के बारे में कोई लिख रहा हो। और उनका जो उपन्यास है जो मैंने अनुवाद किया, पेटल्स ऑफ ब्लड, खून की पंखुड़ियां के नाम से, वैसे उनकी जितने भी उपन्यास हैं उस सबकी पृष्ठभूमि में किसान आंदोलन किसी न किसी रूप में मौजूद है, क्योंकि माओ माओ आंदोलन के नाम से केनिया में एक बहुत जबरदस्त किसान आंदोलन हुआ था जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को हिला दिया था। और जैसे हमारे यहाँ शहीद भगत सिंह थे, वैसे ही उनके एक लीडर थे, शहीद भगत सिंह तो नहीं, जैसे बिरसा मुंडा को हम याद करते हैं, उसी तरह से उनके यहाँ के एक जुझारू किसान नेता थे देदान की माथी। तो देदान की माथी पर एक नाटक भी लिखा है नुगुगी वक्तंगो ने, और द रिटर्न ऑफ देदान की माथी। तो नुगुगी के उपन्यासों में किसान आंदोलन केंद्र में मिलता है, बराबर आप देखेंगे। और वो माओ माओ आंदोलन और पेटल्स ऑफ ब्लड में भी आपको मिलेगा कि जो लोग
अंग्रेजों को भगाने के आंदोलन में शहीद हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आजादी मिलने के बाद वो वहीं के वहीं पड़े रह गए। और जो लोग उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे वो मंत्री बन गए और बड़े बड़े पदों पर चले गए। तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि भारत की तस्वीर इसमें दिखाई देती थी। जो तो इसलिए मैंने जैसे ही पढ़ा ये किताब पेटल्स ऑफ ब्लड 70s में छपी थी, अर्ली 70s में, उस समय कंप्यूटर नहीं थे। मैंने उसका वो शुरू कर दिया ट्रांसलेशन। मैंने सोचा इस किताब को जरूर हिंदी में आना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए, तो अद्भुत किताब है। और मैं हाथ से नहीं लिखता हूँ, बहुत कम लिखता हूँ, मैं सीधे डिक्टेशन देता हूँ, टेक्स्ट सामने रख करके और टाइपराइटर पर या उस पर, तो उन दोनों टाइपराइटर ही था, तो टाइपराइटर पर वो डिक्टेशन देते हुए मैंने करीब 30 पेज करा दिए, और 30 पेज करा दिए। उसके बाद फिर और कामों में लग गया, फिर वो किताब रह गई 70s में जो मैंने शुरू किया था। फिर 2018 में शायद ये है, हाँ 18 या 17 में उन्होंने कहा, बातचीत हुई गार्गी प्रकाशन के दिगंबर से, तो उन्होंने कहा कि आप इस उपन्यास को अगर करते हैं। हमने कहा कर तो रहा था मैं, लेकिन अब पता नहीं कहाँ है वो पेज। तो खैर मैंने बहुत ढूंढा तो टाइपराइटर से टाइप किए हुए पेज मिल गए, करीब 20-25 पेज थे। वो मैंने रख दिए, क्योंकि मैं नए सिरे से करने लगा था, बहुत बाद में वो मिले। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय जब मैंने अपना इधर का अनुवाद पढ़ा और वो पेज जो मिल गए थे, जो गायब थे कहीं, उनको पढ़ा, तो मुझे हैरानी हुई कि ये एक ही व्यक्ति ने दोनों अनुवाद किए हैं। वो अनुवाद बहुत ही अच्छा था जो 15 साल पहले मैंने किया था, और इधर जो किया था वो अनुवाद उतना अच्छा नहीं लगा। तो और दोनों मैंने ही किया था। खैर मैंने वो बदल दिया उस अनुवाद को, पुराने वाले को ही रख लिया। लेकिन इससे मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने पहली बार उस उपन्यास को पढ़ा तो मैं इतना ज्यादा चार्ज था उस उपन्यास को पढ़ करके कि वो तुरंत मैंने उसका अनुवाद करना शुरू कर दिया था। वो अनुवाद में भी वैसे ही मतलब तेजी और जितना चार्ज में था वो सारी की रिफ्लेक्शन उसके अभिव्यक्ति थी उस अनुवाद में हो रही थी। तो मतलब ये मैं थोड़ा शेपक के तौर पर मैंने इस बात को बता दिया विषयांतर होते हुए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही चीज जो अनुवाद मैं कर रहा हूँ कुछ दिन पहले जो किया था किसी खास मनस्थिति में किया गया अनुवाद और किसी अलग मनस्थिति में किया, कितना फर्क हो जाता है। तो ये तो अफ्रीका के संदर्भ में मैं ये बातें बता रहा हूँ। इसी तरह अफ्रीकी कहानियों का भी जो अनुवाद किया, हाँ उसमें मैंने अफ्रीकी कहानियों का जो संकलन मेरा है, अगर आप में से किसी को मिला होगा तो आप देखिएगा कि हर कहानी से पहले मैंने उस देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखा है। वो जो पूरा सिनेरियो है उस देश का, कल्चरल और पॉलिटिकल सिनेरियो, उसकी जानकारी दी है और फिर वो कहानी दी है। और मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि भारत में भी अगर आप तमिल कहानियों का अनुवाद कर रहे हो, मलयालम का अनुवाद कर रहे हो, कोई भारतीय भाषा की कहानियों का अगर संकलन छप रहा हो, तो अनुवादक को चाहिए प्रकाशक से बातचीत करके कि भाई या तो अनुवादक खुद लिखे या किसी से लिखवाए कि अगर तमिल कहानियां हैं तो तमिल के सांस्कृतिक जीवन के बारे में एक अगर टिप्पणी दे तो उससे कहानी की संप्रेषणीयता बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन वो ज्यादा सरल हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद नीति थी, सरकारी नीति, अपार्थाइड जिसको कहते हैं, तो 11 बजे रात में एक सायरन बजता था, और जब सायरन बजता था तो जितने भी ब्लैक्स थे
उनको तुरंत सड़क से कहीं जाके छिप जाना होता था, मतलब फिर व्हाइट की पुलिस आएगी सड़क पर तो एक भी ब्लैक दिखाई नहीं देना चाहिए, अगर दिखाई देगा तो उसे जेल में डाल देंगे। तो सायरन बजते ही वो पहले तो कोशिश तो करते थे कि 11 बजे से पहले अपने घर लौट जाएं, लेकिन नहीं लौट सके तो सायरन बजते ही वो करते थे। तो अब डेनिस ब्रूटस की कविताएं हैं। एक कविता संकलन का तो शीर्षक ही है साइरेंस, नकल्स एंड बूट्स, लेकिन और भी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे कवियों को जिसमें सायरन की आवाज आती है और एक दहशत सी होती है। तो ठीक है, आप अगर अनुवाद कर रहे हैं तो सायरन की आवाज से जो दहशत पैदा हो रही है वो आपने अनुवाद कर दिया और जो पाठक है उसने पढ़ लिया, काफी कुछ संप्रेषित भी हो गया, वो दहशत संप्रेषित हो गई। लेकिन अगर उसको यह पृष्ठभूमि पता हो कि सायरन बजने का वहां क्या मतलब होता था, तो शायद उस कविता की संप्रेषणीयता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए जहां तक संभव हो कि जिस देश की कविताएं खास तौर पर, कविताओं में बहुत बारीकी और बहुत सूक्ष्म ढंग से बातें कही जाती हैं, आप अनुवाद कर रहे हो तो उसका एक सिनेरियो जो है कल्चरल और पॉलिटिकल भी अगर दे सकें तो पाठक के लिए संप्रेषणीयता होगी। तो ये जो उपनिवेश वाले देश थे, इनकी रचनाओं को का अनुवाद करने में ये बात मेरे दिमाग में चल रही थी। बस एक बात और कहूँगा, उसके बाद आप लोग सवाल अगर कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं जवाब दूंगा। दक्षिण अफ्रीका के बारे में मैं बात करके अपने खत्म। दक्षिण अफ्रीका पर हमने बहुत देखा। नेल्सन मंडेला जब अभी जेल में 7 साल उन्होंने बिताए थे, उस समय मेरा पहला आर्टिकल छपा था नेल्सन मंडेला पर, और उस समय संपादकों को, बहुत सारे संपादकों को ये भी नहीं पता था कि नेल्सन मंडेला किसी देश का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। और वो 27 साल तक जेल में रहे, तो 27 साल में निरंतर लिखता रहा। मैं मूलतः पत्रकार हूँ। 1966 में मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी और पत्रकार के रूप में ही मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। जैसे बताया अभी हमारे साथी ने कि दक्षिण अफ्रीका के इलेक्शन की रिपोर्टिंग मैंने जनसत्ता के लिए की थी, वहाँ 1 महीने रह करके। तो हिंदी का और कोई पत्रकार नहीं था मेरे अलावा, अंग्रेजी का भी कोई नहीं था। लेकिन हुआ जब जनसत्ता में लीड छपने लगा, 1-2 दिन छपा, तो कुछ अंग्रेजी के पत्रकारों, अखबार के मालिकों को शर्म लगी होगी कि हिंदी का आदमी तो चला गया, अंग्रेजी का कोई गया नहीं। तो हिंदू से एक सज्जन को भेजा गया था हमारे जाने के 1 हफ्ते बाद। मलयालम से जरूर 2-3 लोग थे, मलयालम वहां दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के साहित्य में मेरी दिलचस्पी क्यों पैदा हुई, ये बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का इतिहास तो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही दिलचस्प, कभी उस पर तो पूरा एक सेशन हो सकता है। लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में 1948 में रंगभेद नीति को ऑफिशियल पॉलिसी बनाया वहां की सरकार ने, और वो नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार थी। तो राष्ट्रपति थे फोरवुड, जिनके नाम की स्पेलिंग आप लिखेंगे तो फोरवर्ड होगा, VOERWRD, लेकिन उच्चारण है फोरवुड। तो वो राष्ट्रपति थे फोरवुड, उन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी एपार्थाइड की बनाया। एपार्थाइड में रंगभेद नीति, काले और गोरे के बीच जो भेदभाव है वो। मुझे लगा कि वहां की रंगभेद नीति के बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी तो दी जाए, लेकिन साथ ही ये बताया जाए कि हमारे यहाँ जो रंगभेद नीति है वो तो दक्षिण अफ्रीका से भी गई गुजरी है। हम दक्षिण अफ्रीका के बायकॉट करने की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका का बायकॉट किया संयुक्त राष्ट्र में।
और संयुक्त राष्ट्र में हम कालों के अधिकार के लिए संघर्ष करते रहे ऑफिशियली भारत सरकार। लेकिन हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, दुनिया में किसी भी देश में इतनी घृणित वर्ण व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें लेबर रूम में ही, प्रसूति गृह में ही कोई बच्चा पैदा हो और उसे अछूत घोषित कर दिया जाए। ये दुनिया में कहीं नहीं है। और इसके रेमिफिकेशंस क्या हैं, किस तरह से जो फासिस्ट सत्ताएं अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए या तानाशाह शासक जो हैं इस वर्ण व्यवस्था का सहारा लेते रहे हैं, अतीत से लेकर के आज की तारीख तक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक्स के साथ बहुत भेदभाव था, लेकिन व्हाइट्स के घरों में जाकर के ब्लैक मेड्स किचन में खाना बनाती थी, उनके लिए नाश्ता तैयार करती थी, बर्तन मलती थी, उनके बच्चों को मतलब आया के तौर पर वो ले जाती थी। लेकिन भारत में आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी दलित को आप अपने किचन में खाना बनाने के लिए रख दें। तो मैंने ये देखा कि यह तो इतनी घृणित व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासों को जो लोग संघर्ष कर रहे थे, और कुछ ऐसा संयोग भी होता गया कि दक्षिण अफ्रीका के लेखकों से बातचीत करने का मौका मिलता गया। जैसे 1970 में एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ दिल्ली में हुआ था। उसमें साउथ अफ्रीका से एलेक्स लगुमा आए थे, उनको लोटस प्राइज दिया गया था। तो साउथ अफ्रीका से एलेक्स लगुमा आए थे और दिनमान चाहता था कि एलेक्स लगुमा का इंटरव्यू हो, क्योंकि एलेक्स लगुमा के उस समय तक 3 उपन्यास छप चुके थे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उनको मिल चुकी थी। साउथ अफ्रीका में तो रहते नहीं थे, एक्साइल में थे वो लोग, लंदन में थे। रघुवीर साहिब जो संपादक थे, उन्होंने प्रयाग शुक्ल जी से कहा कि आप एलेक्स लगुमा का इंटरव्यू कर दें। अब प्रयाग शुक्ल के सामने बड़ी दिक्कत हुई कि एलेक्स लगुमा को तो उन्होंने नाम ही नहीं सुना था, तो कोई रचना भी नहीं पड़ी थी, तो इंटरव्यू कैसे करें। तो उन्होंने अपनी दिक्कत मंगलेश डबराल को बताई। अच्छा, हम लोग रोज शाम को काफी हाउस में मोहन सिंह प्लेस में बैठते थे, मंगलेश, दिनेश, प्रभाती, ये और बहुत सारे लोग। तो मैं दिन भर पढ़ता था अफ्रीकी साहित्य, और फिर शाम को इन लोगों के साथ शेयर करता था, नोट्स लेता था और शाम को इन लोगों के साथ। तो मंगलेश ने सोचा कि हो सकता है कि आनंद को कुछ पता हो एलेक्स लगुमा के बारे में, तो बात करते हैं। तो प्रयाग शुक्ल से कहा कि आप शाम को आ जाइए, आनंद से बात करते हैं। तो मंगलेश ने मुझसे पूछे कि सुनो यार, तुम एलेक्स लगुमा के बारे में जानते हो? हमने कहा हाँ, खूब जानता हूँ। कहा कैसे? तो हमने 2-3 उपन्यास जो मैं उनका पढ़ चुका था, मैंने बताया कि ये है, और मैंने तो उन पर नोट्स भी बहुत लिए हैं। तो प्रयाग जी भी थे, तो प्रयाग जी ने कहा कि आप वो नोट्स लेकर के कल दिनमान कार्यालय आ सकते हैं। मैंने कहा कि आ जाऊंगा। तो मैंने वो सब नोट्स लेकर के अच्छा, वो जो नोट्स थे वो गोरखपुर के थे, गोरखपुर में मैंने वो लिए थे एलेक्स लगुमा पर नोट्स। तो वो ले करके मैं गया। अच्छा, तो प्रयाग जी जब लेके मुझे रघुवीर साहब के पास गए, और ये मेरी पहली मुलाकात थी रघुवीर साहब से, या दिनमान के दफ्तर में जाने का मेरा पहला अवसर था। जबकि गोरखपुर से कुछ ही महीने पहले मैं आया था यहाँ फ्रीलांसिंग करने के लिए, और उस समय पता नहीं आप लोगों को दिनमान चूंकि काफी पहले बंद हो गया, आप लोगों को देखने का मौका नहीं मिला होगा। लेकिन दिनमान एक ऐसी पत्रिका थी जिसको हर कोई पढ़ना, हर कोई उसमें छापना चाहता था। और इसकी शुरुआत की थी अज्ञेय जी, सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन, हिंदी के बड़े कवि अज्ञेय जी थे।
और उन्होंने शुरुआत की थी साहित्यकारों में से बिल्कुल प्रीम लोगों को लेकर के उन्होंने संपादक मंडल बनाया था, और फिर बाद में रघुवीर सहाय ने भी उसी तेवर के साथ उसका संपादन किया। और सबकी इच्छा होती थी कि दिनमान में किसी का पत्र भी छप जाता था ना, तो उसको वो बिल्कुल बहुत सुरक्षित रखता था लोगों को दिखाने के लिए कि दिनमान में ये मेरा पाठकों के पत्र वाले में पत्र छपा है। तो जब हम रघुवीर साहब के पास गए, वो फाइल लेकर के गए, तो रघुवीर साहब ने फाइल के पन्ने पढ़ लिए और फिर वो ऐसे करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूं। तो उनसे पर्याप्त रूप से कहा कि मैं हैरान हूं कि विदेशी साहित्य के बारे में मेरी इतनी दिलचस्पी है, फिर भी मैं कभी अफ्रीकी लेखकों के बारे में इतना नहीं जान सका। उसमें मेरे अलेक्स गुमा और नुगुगी और वोले सोइंका तीनों पर नोट्स थे, अलग अलग, इतनी मोटी फाइल थी। और ये गोरखपुर में रहते हुए इस नौजवान ने कैसे इतना सब काम कर लिया? तो मैंने कहा कि मैंने बताया कि नहीं, मेरी दिलचस्पी थी। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा है कि अलेक्स गुमा का इंटरव्यू आप करेंगे। तो फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगा। तो जब बाहर हम आए तो प्रयाग जी ने हमसे धीरे से कहा कि आनंद जी, आपके साथ मैं भी चल सकता हूं। हमने कहा अरे बिल्कुल, आप क्यों नहीं चलेंगे? तो प्रयाग जी भी साथ गए। वो इंटरव्यू मेरा छपा, कवर स्टोरी, दिनमान की वो कवर स्टोरी थी। तो मेरी पहली ही रचना दिनमान की कवर स्टोरी बन गई, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मेरे परिचितों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन दिनों इतनी ईर्ष्या उर्षा नहीं होती, सब लोग बहुत खुश हुए मेरी रचना उसमें छपे देख के। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज का अगर कोई संपादक होता ना तो मेरा प्रवेश ही वर्जित कर देता अपने कार्यालय में, क्योंकि संपादक से ज्यादा मैं जान रहा था ना। तो वो संपादक इतनी, आज के संपादक इतनी हीन ग्रंथ से ग्रस्त हैं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार लोगों को अंदर ही नहीं आने देना चाहते। केवल साहित्य में नहीं, राजनीति में सब जगह यही चल रहा है कि अगर आप ज्यादा जानकार हो या तो अपनी जानकारी छिपाए रहिए, लेकिन अगर आपने प्रकट किया तो आपका पता कट जाता है। तो स्थिति ये थी कि उसके बाद से फिर सहाय जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा कि क्या आप राजनीति पर भी लिख सकते हैं अफ्रीका के? हमने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो फिर 70 से 75 तक नियमित तौर से मैं, जब तक इमरजेंसी नहीं लगी, दिनमान में लिखता था अफ्रीका की राजनीति पर है। तो दक्षिण अफ्रीका के साहित्य के बारे में मैंने क्यों दिलचस्पी ली, उसकी मैंने आपको ये जानकारी दे दी। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके पीछे मूल बात यही थी कि वहाँ की रंगभेद नीति से मैं बहुत, रंगभेद नीति का जब तुलनात्मक अध्ययन भारत में जो दलितों के साथ हो रहा अन्याय देखा, तो उससे लगा कि ये तो कई गुना ज्यादा है, इस पर भी लिखा जाना चाहिए। इसलिए मैंने जो पहली किताब लिखी थी दक्षिण अफ्रीका पर, गोरे आतंक के खिलाफ काली चेतना, वो उपलब्ध नहीं है, वो नीला प्रकाशन ने छापी थी। तो उसकी भूमिका में मैंने इस बात को लिखा है, यहाँ की वर्ण व्यवस्था से उनकी रंगभेद नीति की तुलना करते हुए। तो यही मेरी यात्रा और मेरे सरोकार और मेरे लेखन के पीछे जो प्रेरणाएं रही हैं, ये रही हैं। इससे जुड़े हुए अगर आपको कुछ सवाल करने हो तो आज इतनी सुनी है, इसकी घटना हम लोग परसों झेल चुके। तो हम लोग अभी आनंद स्वरूप वर्मा से अनुवाद के सामाजिक सरोकार विषय पर उनका व्याख्यान सुन रहे थे। इस बीच में हमारे कई सम्माननीय आदरणीय मित्र आए हैं, सबका स्वागत है। और एक बात थोड़ा सा खोलते हुए, यदि कुछ बच्चों को ये बात खुली नहीं हो कि इतनी सारी कहानी आनंद स्वरूप वर्मा जी ने दक्षिण अफ्रीका की आप सबको बताई, और ऐसे में उनको अनुवाद करने की
क्यों सूझी, इसी में यदि आप घूमेंगे तो आपको याद आएगी इस बात की कि अनुवाद के सामाजिक सरोकार क्या होते हैं। न केवल अनुवाद के सामाजिक सरोकार, बल्कि यदि आप हर समय के रचनाकार के द्वारा आत्मसातीकरण वाले साहित्य को पढ़ेंगे, यदि तुलसीदास का रामचरितमानस के बारे में सोचना शुरू करें, विद्यापति ने पुरुष परीक्षा का अनुवाद क्यों किया इसके बारे में शुरू करें, दिनकर ने रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र लिखा, इस बारे में सोचना शुरू करें, कुंवर नारायण ने वाजश्रवा के बहाने और कौन नचिकेता तो वही है, आत्मजयी, ये इन दोनों काव्य की रचना क्यों की, मतलब मूल रचना, आत्मसातीकरण और अनुवाद, इन तीनों का सीधा सरोकार पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब अनुवाद की नीति के तहत अनुवादक की चेतना के साथ जुड़ता है। जो आप चाहे क्या आपको चाहना चाहिए कि आनंद स्वरूप वर्मा के इस वक्तव्य में अनुवाद के सामाजिक सरोकार को ढूंढें, क्योंकि जब दिनकर को यह लगा कि यह जो हमारा समय, हमारे भारत देश का समय है और देश की जो राजनीतिक स्थिति है, अभी द्वितीय विश्व युद्ध बीता है और चले गए त्रेता द्वापर युग में, जब दो भाइयों का युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन लड़ा, किससे लड़ा, लड़ने की परिणति क्या हुई, कौन विजयी हुआ, कौन पराजित हुआ, और पराजय के बाद जो प्राप्त हुआ उसको भोगने वाले कौन बचे रहे। ये चेतना जब दक्षिण अफ्रीका की स्थिति देखकर आनंद स्वरूप वर्मा सोच रहे थे, अभी उन्होंने जिस तरह की कहानी बताई कि उनको आकर्षण हुआ, मतलब कहीं न कहीं उनकी अपनी प्रतिभा या जो नैसर्गिक रूप से उनकी चेतना उनमें बसी थी, जो बाद में उस क्षेत्र के साहित्य को और वहाँ के इतिहास को पढ़कर विकसित हुई, उसमें आपने देखा कि एक अनुवादक, एक सही चेतना वाले अनुवादक यदि किसी साहित्य का अनुवाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनका सामाजिक सरोकार क्या होता है कि उनके द्वारा अनुदित पाठ से, जब वहाँ के संघर्ष को आनंद स्वरूप वर्मा देख रहे थे तो उन्हें अपने देश का संघर्ष याद आ रहा था और अपने देश के नागरिक के मन में सुसुप्त चेतना जो थी, उस चेतना को जागृत करने के लिए आनंद स्वरूप वर्मा वहाँ की रचना का अनुवाद करके अपने यहाँ के लोगों को जागृत कर रहे थे। जैसा आप सब ने पढ़ते हुए पाया है कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पडार्कर, रामचंद्र शुक्ल, आगे चलकर प्रेमचंद, ये सारे लोग, राजा शिव प्रसाद सितारे, हिंद थोड़ा पीछे जाइए, आगे चलकर श्रीधर पाठक, इन सब लोगों ने जिस तरह के अनुवाद किए और इस पूरे दौर में जितने आत्मसातीकरण हुए, उन सब के सामाजिक सरोकार आप इतने दिनों से पढ़ते रहे हैं अनुवाद, और अनुवाद के बारे में कुछ लोग, और अभी आपने सुना आनंद स्वरूप वर्मा के इस अनुवाद चेतना और अनुवाद विवेक के संबंध में। वे चाहते तो उनके पास अनुवाद करने की जो कला थी, उस कला से आज दिल्ली के कोने कोने में उनके पास महल होती, लंबी लंबी गाड़ियाँ होती, ऐशो आराम की जिंदगी होती, मगर उनकी इसी चेतना ने उनको उस समय की एक बहुत ही क्रूर सत्ता की क्रूरता भी झेलनी पड़ी, पर वे टूटे नहीं,
क्योंकि मशीन और मनुष्य के टूटने में यही एक भेद होता है कि मशीन टूटता है तो बर्बाद हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। मनुष्य टूट कर भी अपनी चेतना, अपने विवेक के साथ लोगों के सहयोग के लिए खड़ा रहता है। ऐसे अनुवादक से आप आगे प्रश्न करें। मैं राकेश रेणु जी से निवेदन करूंगा और अपने मित्रों से और आप सबको यह अवसर दूं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि इस समय के वरिष्ठ कवियों में अगली कतार में गिने जाने वाले समकालीन कवि मदन कश्यप जी से निवेदन करता हूं कि पहला प्रश्न वे करें। उसकी भाषा के साथ साथ उसकी जरूरत को भी देखना होता है। इस दृष्टि से उन्होंने अनुवाद तो किया ही है। तो मैं जो पहला अनुवाद उन्होंने किया था उसके अपने अच्छे अनुभव होंगे और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी किताब थी मेरी जेलों वाली भारतीय जेलों में 5 वर्षों की अंदर रही और यहाँ की यातना जेली और वो बहुत ही चर्चित भी रही अपने समय। किताब अंग्रेजी में भी काफी चर्चित रही और वहाँ भी उसका बहुत पढ़ा गया। तो एक छोटा प्रश्न तो मैं यह भी करना चाहूँगा कि अचानक उस पुस्तक को हिंदी में लाने की प्रेरणा किन परिस्थितियों में मिली, इस पर थोड़ी सी बातचीत करें। और एक अच्छी बात जो आज ये कह रहे थे तो मेरी समझ में आई जब इन्होंने कहा कि एक अनुवाद की चर्चा करते हुए कि जब मैंने उसका अनुवाद कर लिया काफी दूर तक तो वो पिछला अनुवाद मेरा वो ज्यादा बेहतर होता। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अनुवाद करता जो भीतर से एक रचनाकार भी होता है, वो रच रहा होता है, तो वो सिर्फ भाषा का और भावों का ही नहीं, उसमें अंतर नहीं, बेचैनियों का भी अनुवाद करता है। और वो बेचैनियाँ कितनी है भीतर, एक रचनाकार की जो बेचैनियाँ है उस बेचैनी तक जब पहुँचता है एक अनुवादक, तब जो भाषा बनती है वो सिर्फ लिटरल अनुवाद नहीं है। वहाँ से भाषा जो बनती है वो चार्ज लैंग्वेज, जिस चार्ज भाषा में लिखा गया वो भाषा बनती है, वो चीज़ है, वो फर्क है। शायद दूसरे जब ये कर रहे थे तब बेचैनियाँ युवा नहीं रहे, कम हो गई होगी, पहले वो अधिक थी। क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि भाषा का ज्ञान पहले ज़्यादा था और बाद में कम हो गया, ये तो था नहीं, ये मसला तो था नहीं। भाषा का ज्ञान तो निरंतर आगे ही जाता है। तो फिर क्यों लगा कि पहले वाली अच्छी, वो उन्हीं के कारण से लगा। अनुवाद में इस चीज़ को भी जोड़ा जाना चाहिए। अब तक आप जोड़ते रहे हैं कि भाषा के अनुवाद को मानते रहे, भाषांतर को मानते रहे, भावों का कि भावों की रक्षा कितनी होती है इसमें। लेकिन अब इसको भी पाठ में शामिल किया जाना चाहिए कि एक रचना में अंतर दी बेचैनियों को एक अनुवादक कितना पकड़ता है और उससे कैसी चीज़ें बनती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एक नई स्थापना भी हो सकती है जो इनके वक्तव्य से ही ये चीज़ जाना चाहिए। तो पहला तो बन गया कि उस पर बात करें। मेरे चैनल के बारे में मैं भी जानता हूँ कि कुछ जानूँ, ये भी जानूँ कि वो मिले भी होंगे उनसे, मैं तो नहीं मिल पाया, आप मिले होंगे, आप भी नहीं मिले। तो लेकिन किन स्थितियों में किया। और दूसरा ये है कि इस पक्ष पर, क्योंकि इसको एक टेस्ट का हिस्सा बनाया जाना चाहिए कि अनुवाद में रचनाकार के लिए शेड्यूल कैसे बनाया जाए। तो इन दोनों पक्षों पर थोड़ी बातचीत करें। ये प्रश्न नहीं है, बस ये अनुरोध है कि करें। प्रश्न आप लोग पूछेंगे, मैं प्रश्न पूछने की कोई मना स्थिति में भी नहीं हूँ। धन्यवाद। ने एक नया शब्द दिया जो एक कवि ही कर सकता था, कवि होने की बात है कि बेचैनियों का अनुवाद। सही बात है, वह बेचैनी ही रही होगी उस समय पढ़ते समय जो पहली बार पढ़ने को मिली वह रचना, और उसकी वजह से जो एक बेचैनी हो रही थी उसको पढ़ते समय, जिसको मैं बार बार कह रहा था कि मैं उसमें बहुत चार्ज था, उसको जिस तरह उन्होंने कहा कि ये तो इसे भी रेखांकित किया जाना चाहिए अनुवाद के उसमें कि बेहतर अनुवाद की और क्या होता है। मैं थोड़ा बहुत भावुक किस्म का हूँ। मेरे बच्चे और कभी कभी मेरी पत्नी भी हंसती हैं इस पर कि
बहुत जल्दी आंख से आंसू आ जाते हैं। तो अनुवाद करते समय भी कुछ किताबें हैं, जैसे एक किताब है कल्याण मुखर्जी वाली किताब, नक्सलिज्म इन द प्लेन्स ऑफ बिहार, अंग्रेजी की किताब थी, और वो हिंदी में है बिहार में नक्सलवादी आंदोलन। लेखक है कल्याण मुखर्जी, राधाकृष्ण प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। उसमें रामेश्वर अहीर एक पात्र हैं, चरित्र हैं उस कथानक के, मतलब वो हैं थे जो डकैत थे और बाद में उनका बिल्कुल मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है, और वो गरीबों के लिए संघर्ष में आते हैं, और फिर वो वहाँ की नक्सलवाड़ी वाले संघर्ष को, जो नक्सलाइट पार्टी थी CPI-ML, उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। तो उनका जब एनकाउंटर का जो वर्णन उसमें था, वो डिक्टेशन देते समय फिर मैं चुप हो गया और मैंने कहा क्या बात नहीं, और मेरी आंखें भर आई। कई बार कई प्रसंगों में ऐसा हुआ है। तो मतलब ये है कि विषय में डूबने की बात है कि अगर और वही काम हो सकता है इस तरह से जो आप अपने मन से कर रहे हो, जिसमें पैसा कहीं मैटर नहीं करता है। पैसे मिलते तो हैं अनुवाद के, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है कि अगर ये पैसे ना भी दें तब भी कोई बात नहीं, ये अनुवाद होना चाहिए, ये पहुंचना चाहिए लोगों तक, इसलिए भी कई काम होते हैं। और जो मैंने रिजेक्ट किया उसमें तो बहुत सारे काम हैं। मैंने तो पुस्तकों को तो रिजेक्ट किया ही है। मैं आकाशवाणी से जब निकाला गया मैं, तो उस समय अच्छी सैलरी मिल रही थी, क्योंकि मैंने एक दिन देखा 74 में मैं निकाला गया था, तो मेरे पास सैलरी स्लिप पड़ी हुई थी 1100 रुपये थे, लेकिन वो बहुत अच्छी सैलरी थी, क्योंकि उस समय 74 में 1100 बहुत, हाँ अच्छी सैलरी थी, क्योंकि उस समय मैंने देखा था ना घी कितने रुपए किलो, वो सब भी मिल जाता है कभी कभी। तो और उसके बाद फ्रीलांसिंग जो मैंने शुरू की, तो उसमें तो बहुत दिक्कत थी, कभी 150 रुपये, कभी 200 रुपये महीने के ऐसे होते थे। और लेकिन मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए फ्रीलांस करना शुरू किया था, वो हेली रोड पर थी। वो तमाम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की एजेंसी थी जहाँ काम आते थे। तो उन्हीं दिनों रेल स्ट्राइक हुई थी, और रेल स्ट्राइक से संबंधित DAVP जो होता है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, भारत सरकार का, DAVP का बहुत सारा काम उनके पास आया कराने के लिए, लेकिन वो सब रेल स्ट्राइक के खिलाफ था। कि कोई बता रहा है कि हड़ताल होने की वजह से मेरा बच्चा मर गया, गाड़ी नहीं आई, और कोई ऐसे इसी तरह के विज्ञापन थे। तो वो बहुत खुश थे। वो उन्होंने जैसे ही मैं पहुंचा उनके ऑफिस, जो कंपनी थी, कहा कि वर्मा जी आज तो आपके लिए बहुत काम है, आप यहीं बैठ जाओ, हम चाय वाय मंगाए थे, सब काम कर दो, अर्जेंट है, और पैसे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पैसे बहुत अच्छे मिलते थे, उसमें पर वर्ड होता था, पर पेज या पर वैसे नहीं। अब पर वर्ड और भी ट्रांसलेशन में लगा, लेकिन उस समय उनका पर वर्ड जो था, उस समय भी पुस्तकों के पर वर्ड से 10 टाइम्स ज़्यादा था। और उनके पर वर्ड में जो वो होता था फिगर भी, जैसे 1025 25 वो भी एक वर्ड गिना जाता था। तो कई होते जिसमें बहुत सारे आंकड़े होते, तो उसके वैसे ही पैसे बन जाते थे, आपको लिख के केवल दे देना। तो मैं उस समय किशनगंज में जो रेलवे कॉलोनी है दिल्ली में, वहाँ वो रेल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में हमारे कुछ साथी थे, उनके साथ में जाया करता था, और वो शाम को वहाँ नारे वारे लगाने और पोस्टर चिपकाने। तो मैंने कहा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ,
मैं तो इस हड़ताल के पक्ष में हूँ और आप हड़ताल के खिलाफ करना चाहते हैं। तो उनका कि तो विज्ञापन है, आपको क्या लेना देना? हमने कहा क्यों नहीं लेना देना है? तो कहा कि अरे बहुत समझाया। हम कहें कि आप नहीं कहेंगे किसी और को हम करा लेंगे। हमने कहा करा लीजिए, मैं नहीं करूँगा। तो सब काम मैंने छोड़ दिया। वो पूरा एक वो था। किताबों की तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बहुत पैसे थे। किताबों में कम पैसे मिलते थे। विज्ञापन उनसे संबंध भी खराब हो सकते थे आइंदा, लेकिन मेरा अनुवाद इतना अच्छा होता था कि वो संबंध नहीं खराब कर सके। वो फिर मेरे बहुत सारे स्लोगन वगैरह, एक स्लोगन के मिल जाते थे 4,000-5,000 रुपये, अगर वो स्लोगन अप्रूव हो गया तो। कभी कभी स्लोगन अप्रूव नहीं भी हुआ तो उसके भी कुछ पैसे मिल जाते थे। एक वो था लोहिया स्कूटर्स करके, कानपुर की कोई कंपनी थी, उसका पूरा एक कैंपेन आता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास कैंपेन आता है, उसमें करीब 20-30 अलग अलग समय पर रिलीज किए जाने वाले एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो वो सब आया हुआ था। उनके लिए मैंने कुछ स्लोगन्स वगैरह तैयार किए थे। साहित्य में रुचि होने की वजह से स्लोगन्स वगैरह भी अच्छे बन जाते थे। तो वो कंपनी ही बैठ गई, लेकिन उसके भी पैसे मिल गए थे, उतने नहीं मिले जो कंपनी अगर बनती होती। तो इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काफ़ी पैसे मिले। तो मैं यही करता था आकाशवाणी से निकाले जाने के बाद कि घर के खर्च के लिए मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाला काम करता था और स्वांतः सुखाय के लिए मैं वो अनुवाद करता था जो मेरी लेखन या अनुवाद, जो किताब मुझे पसंद है वो किताब मैं करता था। बार्गेन भी करता था, कई जगह हमने वो भी करा है। हमारे मित्र एक डॉक्टर माहेश्वर थे, हरिशंकर शर्मा जानते होंगे और भी कुछ लोग जानते होंगे डॉक्टर माहेश्वर, जो मैकमिलन में थे। उन्होंने मेरा 30 रुपये रोक दिया था। मैंने कहा कि महेश्वर जी मित्र हमारे थे, हमने कहा कि ये तो मैं लेके रहूँगा। वो कहे कि नहीं आप लेके रहेंगे अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो हमने कहा ठीक है। हाँ, मैंने एक वकील से चिट्ठी लिखवाई, मैकमिलन लंदन को भेजा उस 30 रुपये के लिए, और यहाँ के ऑफिस को जितना ऑफिस थे इनकी इतनी हालत खराब हुई कि उसमें जोगेश गुप्त वगैरह का भी पैसा बाकी था। किसी का 20 रुपये, किसी का 30 रुपये, 29 रुपये, सबका पेमेंट उनको करना पड़ा। और उन्होंने मुझे पत्र लिखा, नहीं काफी हाउस में कहे कि मतलब अगर दोस्त लोग ही नौकरी से निकलवाने पर आमादा हो जाए तो क्या किया। तो अच्छा, रेट्स भी हमने किए। और ये मैकमिलन में ही मैंने वो फिर कहा था, अनुवाद करते समय मैं फ्रीलांसर था, लेकिन फ्रीलांसर होने के बावजूद कहीं मैं चुकता नहीं था। मैंने कहा कि ये क्या तरीका है कि जहाँ आप प्रिंट लाइन देते हैं कि प्रथम संस्करण ये और अनुवादक आनंद सुपरमा, ये नहीं जाएगा, लेखक के साथ जाए करना अनुवादक का। तो उस समय से फिर लेखक के साथ नाम जाएगा। ये लोग अनुवाद को बड़ा दोयम दर्जे का काम मानते थे और इस प्रकाशकों ने ज्यादा कर दिया था उस समय के। और जो अनुवादक भी थे यूनिवर्सिटी, खैर यूनिवर्सिटी कहने से आप लोग पूरा मानिएगा, लेकिन बोलते ये थे कि यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को काम दे देते थे, वो अपने शिष्यों को दे देते थे। उनको जब मिलता था अध्यापकों को अगर 40 पैसा पर वर्ड मिला तो 20 पैसा आपने लेते थे, 20 पैसा अपने स्टूडेंट को दे वर्मा जी, सारी अकादमियों ने कम से कम 5-7 हजार किताबें ऐसे अनुवाद कराई, सब इसी परंपरा में अनुवाद। हाँ, तो अनुवाद को बड़ा घटिया काम समझा जा रहा था। मैंने कहा कि मैं इतना सोच करके इस काम को कर रहा हूँ। अनुवाद मेरे लिए लेखन जैसा ही था। जब मैं तो कहानियां लिखता था और पत्रकारिता कर ही रहा था, तो अनुवाद कहीं से उससे कम नहीं था। तो मैंने कहा इसको पूरा इसके लिए एसर्ट करना जरूरी है, और वो एसर्ट करता था। क्योंकि मैं जीवन भर फ्रीलांसर रहा। बीच में मतलब 74 के बाद मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता रहा, क्योंकि 74 के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल सकती थी। आकाशवाणी से मैं निकाल दिया गया था।
और मेरे मामले को लेकर के मैं 3 बार टर्मिनेट हुआ, 3 बार रिइंस्टेट हुआ। और जब हमारा टेक्निकल स्टाफ ऑल इंडिया रेडियो का ये धमकी देता था कि हम आधे घंटे के लिए ब्लैक आउट कर देंगे, ब्लैक आउट का मतलब आधे घंटे कोई प्रसारण नहीं हो पाएगा अगर टेक्निकल स्टाफ अड़ गया तो मैं रिइंस्टेट हो जाता था। और उसके बाद जब वो ढीले होते थे तो फिर मुझे वो टर्मिनेट कर देते थे। मेरे केस को लेकर के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे उसमें दिनमान में, उन्होंने 2 बार संपादकीय लिखा अपना। एक कॉलम जो चर्चे और चर्चों का जो कॉलम था उसमें लिखा था। बहुत सारे अखबारों ने संपादकीय लिखे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के छात्रों और प्रोफेसरों ने करीब 300-350 उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन किए थे। वो सब हमारे पास अभी रखा हुआ है, क्योंकि बराबर मैं सोचता हूँ कि कभी लिखूंगा तो इस्तेमाल करूंगा। जिसमें ये सारे लोग थे, प्रकाश कारात और वृंदा कारात और ये सब छात्र थे यहाँ। और ये अरे अपने गाँव में जो सेक्रेटरी सीताराम येचुरी वगैरह वगैरह, फिर पंकज सिंह, रमेश दीक्षित, ये लोग थे, जेपी पाटिल, ये प्रवीर फुकाया, सबके सिग्नेचर वो सब है। तो इस तरह से वो होता रहा। और बीच में मुझे तो उसका मतलब फ्रीलांसिंग ही करता रहा, नौकरी नहीं मिलेगी ये मुझे पता था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ऐसा था जिसने इमरजेंसी का विरोध किया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ था। तो मैंने सोचा कि शायद इंडियन एक्सप्रेस में मुझे नौकरी मिल जाए। और इंडियन एक्सप्रेस का प्रजानीति या आसपास में दोनों में से कंफ्यूजन है, आसपास और या प्रजानीति में से कोई एक साप्ताहिक निकल रहा था। ये संपादक थे प्रभास जोशी, ये संपादक थे। तो मंगलेश के बाद वहाँ काम करते थे। मंगलेश ने मुझसे कहा कि आनंद तुम अप्लाई कर दो, तो हमने अप्लाई कर दिया। प्रभास जोशी ने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लिया, बातचीत बहुत अच्छी हो गई। लेकिन जब इंटरव्यू खत्म हो गई थी तो उन्होंने कहा कि लेकिन बंधु, ऐसे कहा कि लेकिन बंधु, इस बात की क्या गारंटी कि आप यहाँ भी यूनियन बाजी नहीं करेंगे। अब अगर यही बात उन्होंने थोड़ा दूसरे ढंग से कहा होता और यूनियन बाजी नहीं कहा होता तो शायद मुझे ये बात बुरी ना लगती। तो उन्होंने जब कहा तो मैं सुन रहा था, बातचीत न्यूज पत्र मुझे मिलेगा। तो मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा आप क्या गारंटी देंगे कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से मुझे यूनियन बाजी करनी पड़े। ये कहते हुए उनके सामने से मैंने अपना बायोडाटा वाला कागज उठाया, वहीं फाड़ करके डस्टबिन में डाला। मैंने कहा जोशी जी अब मैं कहीं अप्लाई नहीं करूँगा, आप देख लीजिएगा। मैं समझता था कि शायद इस संस्था में मुझे नौकरी मिल सके। अब मैं अप्लाई करूँगा नहीं, फ्रीलांसिंग नहीं करूँगा। तो फिर वो जोशी जी से तो कई बार हमारे वो सब होते थे, क्योंकि वो तो आप लोग पढ़ेंगे पत्रकारिता में, अगर जो पत्रकारिता वो महान पत्रकार हैं, महान पत्रकार थे, लेकिन घोर ब्राह्मणवादी, घोर वर्ण व्यवस्थावादी, घोर समाज विरोधी इस दृष्टि से करते हैं। क्या होती है महानता? सती प्रथा। हाँ, सती प्रथा पर हम लोगों ने बहिष्कार किया और 3 साल तक मैं रेगुलर छपता था और नियमित मेरी आमदनी होती थी उससे। नवभारत टाइम्स और दोनों में नियमित आमदनी होती थी, लेकिन सती प्रथा पर खामोश हो जाते तो कुछ नहीं था। कैसे सती प्रथा का वो समर्थन कर रहे हैं और हम लोग करते रहे। सर ऐसा होने के बावजूद हम महान कैसे कह सकते हैं? तो हम कहाँ कह रहे हैं? प्रभास जोशी पत्रकारिता में मतलब याद तो किए जाते हैं, खासकर हिंदी भाषा को लेकर के जी। लेकिन ये जो अंतर्विरोध है, ये बड़ा अंतर्विरोध है। बिल्कुल कि आप पुरानी ऊपरी व्यवस्था को बचाए रखना चाहते हैं।
बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग महान कहते हैं, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप सुनते होंगे कि बहुत महान वो थे, लेकिन वो ऐसे थे। तो है मतलब महानता का वो करार देते हैं लोग। अच्छा हाँ नहीं, वो मेरी कहने वाली ये है कि राधा कृष्ण प्रकाशन के मालिक थे ओम प्रकाश जी, और वो ओम प्रकाश जी राजकमल प्रकाशन की भी संस्थापक भी थे। ओम प्रकाश जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे थे। वो लंदन गए हुए थे और वहां से ये किताब लेकर गए थे, माय ईयर्स इन इंडियन प्रिजन, लंदन से छपी थी। और वो किताब ला करके उन्होंने मुझसे कहा कि आनंद जी जरा इस किताब को आप देख करके बताइए कैसी है। तो वो उन्होंने मुझे दिया और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं एक ही बार में उसको पढ़ गया। तो मैं दूसरे दिन उनसे गया, मैंने कहा कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप हिंदी में छाप सकें, लेकिन इसका राइट्स वगैरह कैसे लगेगा, कहाँ मैं ले लूँगा, छापने लायक है। हमने कहा एकदम। तो क्या है कि आप अनुवाद करेंगे? हमने कहा बिल्कुल करूँगा। तो कहा कर दीजिए, हमने कहा ठीक है। तो अब मुझे जाना था, वो उसी समय उन्होंने कहा कि जल्द इसे बहुत जल्दी करना होगा। हमने कहा बहुत जल्दी मैं कर दूँगा। और मुझे जाना था गोरखपुर में, मेरी माँ की तबीयत खराब थी और उस समय डायरेक्टर नहीं थी यहाँ से गोरखपुर की, दिल्ली से। लखनऊ में ट्रेन बदलनी पड़ती थी, अभी वहाँ छुट्टी लेनी थी। तो मैंने वो लिया, अनुवाद करने लगा और फिर मैंने प्लान किया कि जाएंगे लखनऊ और दिन भर रहेंगे उसमें, वो जो कमरे होते हैं वेटिंग रूम वाले तो वो कमरा बुक करा लिया वहीं। और मैंने कहा दिन भर वहाँ अनुवाद करूँगा और फिर रात की ट्रेन से गोरखपुर पहुँचूँगा। अम्मा की तबीयत अगर ठीक ठाक होगी तो वहाँ बैठ के कुछ अनुवाद करूँगा और फिर लौटते समय। तो ऐसे करते हुए बहुत हड़बड़ी में मैंने वो अनुवाद किया, लेकिन बहुत अच्छा अनुवाद, मुझे भी वो अनुवाद बहुत अच्छा लगा। हाँ, लोग कहते हैं बहुत अच्छा अनुवाद और बहुत जल्दबाजी में था, लेकिन वही बात है जो उसको पढ़ने से जो एकदम अंदर जो खलबली मची थी उस वजह से वो अनुवाद हुआ, बेचैनियों का अनुवाद था। और वो अनुवाद वो रिकॉर्ड बिक्री जो उनकी हुई थी, जितनी किताबें उन्होंने छापी हैं, भारतीय जन्म 5 साल सबसे ज़्यादा बिकी थी। और तो उसका वो यही रहा कि बहुत ही ऐसे भी आवाज चली जाएगी। हाँ। अनुवाद को गोविंद दर्जे का काम माना जाता रहा, उसको प्रतिष्ठा दिलाने का काम भी उन्होंने किया और उसका संघर्ष भी किया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, शर्मा जी बैठे भी हैं और शर्मा जी का ही जो कहना है शायद वो बहुत ठीक से कहें भी नहीं। तो एक अब अनुवाद में आप एक ब्रांड भी बन चुके हैं। अब कई बार ये होता है कि लेखक तो बाहर का है, वो चीन का है, ऐसे देश का है, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लोग नहीं जानते, लेकिन अनुवादक को जानते हैं। इसलिए अनुवादक के नाम को ही ज़्यादा प्रमुखता से रखा जाता है कि भाई ये किताब इसलिए लिखेगी कि लोग देखेंगे कि अरे वर्मा जी ने अनुवाद किया, वर्मा जी ने अनुवाद किया है तो जरूर ये अच्छी किताब होगी। तो ये ब्रांडिंग अब अनुवाद की भी हो गई है आपके कारण से। मैं यही कहना चाह रहा था कि अब ये नई, हाँ, तो इसलिए और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर हो गई है ना कि कभी कोई किसी ऐसी किताब का गलती से भी अनुवाद ना कर दो जिससे पाठकों के अंदर भरोसा टूटे। जी शर्तों पर हमेशा काम करते हैं, कष्ट सह करके अपनी शर्तों पर ही काम किया। जब मैं यहाँ दिल्ली में आया तो आप एक पत्रिका भी निकालते हैं, उसकी चर्चा नहीं हुई, समकालीन तीसरी दुनिया, और अपने संसाधनों से उसे निकालते हैं। उस पत्रिका के कोई भी अंक आप देखें आप उसको सहजना चाहेंगे, इतना महत्वपूर्ण अंक होते थे। तो इनकी प्रखरता से मैं कई बार आतंकित रहता था। इनसे परिचय होने के बावजूद भी मैं कोशिश करता था कि थोड़ा दूर रहूं। इतना प्रखर व्यक्तित्व था, इसे स्वीकार करने में अब कोई हर्ज नहीं है। तो खैर अभी अब बेचैनियों के अनुवाद की बात हुई।
मुझे लगता है कि जो आप अफ्रीकी साहित्य का अनुवाद कर रहे थे या चीन के साहित्य का अभी भी करते हैं, और उससे जुड़ाव क्या हुआ? मुझे ये लगता है कि दुख हमें जोड़ता है। ये आम कहावत है, आमतौर पर कहा जाता है। जो भारतीय समाज का दुख था, शायद अफ्रीका का दुख, पूरे अफ्रीका का दुख भी वही रहा। हम उसी उपनिवेशवाद की पीड़ा झेलते रहे, उसके ही दुख झेलते रहे, दोनों ही इलाकों के लोग। तो आपने उनकी तकलीफ को अपना समझा, उससे जुड़ाव महसूस किया। गांधी हमें 100 साल पहले 20वीं शताब्दी के शुरू में मिल गए थे, तो आजादी भारत को पहले मिली। नेल्सन मंडेला उनको बाद में मिले, वो भी गांधी से प्रभावित थे, जहां तक मैंने पढ़ा है। भारतीय समाज को, इन दोनों को, राजनीति को छोड़ दें, और मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय समाज से अफ्रीकी समाज हमेशा प्रेरणा लेता रहा, राजनीतिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी। भारतीय समाज ने भी वहां से प्रेरणा ली है। आज का जो भारत है और आज का जो अफ्रीका है, अफ्रीका से आप लगातार वहां के साहित्य को, वहां के समाज को, राजनीतिक आंदोलन को देख रहे हैं। अफ्रीका से आज का भारत कैसा और कैसे प्रेरणा ले सकता है अपने भविष्य के लिए, ये है प्रश्न। अफ्रीकी समाज से, अफ्रीकी लेखन से भी जोड़ दीजिए उसमें, आज का भारत और आज का लेखक कैसा और कैसे प्रेरणा ले सकता है। देखिए, 2-3 बातें ऐसी हैं जो सवाल जवाब में ही आ सकती थी, क्योंकि उस समय जब मैं बोल रहा था वो बातें नहीं हुई। प्रेरणा की बात जो है, मैं वोले सोयिंका का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1960 में नाइजीरिया को आजादी मिली ब्रिटेन से। 1964 तक वोले सोयिंका एक कवि के रूप में चर्चित हो चुके थे नाइजीरिया के अंदर और अफ्रीकी देशों में। बाहर तो उतना नहीं रहे होंगे, लेकिन अफ्रीकी देशों में। 1964 में नाइजीरिया में चुनाव हुआ। 1966 में आजादी मिली थी, 1960 में आजादी मिली थी। 1966 में वहां सैनिक क्रांति हुई, और सैनिक क्रांति 66 में होने के बाद 30 साल तक लगातार सैनिक सरकारें रही। 1966 से 1996 तक, 96 तक। लेकिन 1964 में एक इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे, तो वोले सोयिंका, नौजवान वोले सोयिंका एक बंदूक लेकर के वहां की जो राजधानी लागोस थी, लागोस की राजधानी में जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, वैसे ऑल नाइजीरिया रेडियो जो था, उस रेडियो स्टेशन में घुस गए, और उसको जो उद्घोषक था, जो न्यूज रीडर था, उसके हाथ से उन्होंने माइक छीना बंदूक दिखा करके, और अनाउंस किया कि ये सारी गलत खबरें आपको दे रहा है, चुनाव में पूरी तरह से रिगिंग हुई है, और ये चुनाव फ्रॉड है। नेचुरली उसके बाद उनको गिरफ्तार होना ही था। वोले सोयिंका उस समय गिरफ्तार हो गए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1964 में नौजवान वोले सोयिंका ने ये किया। अब उस नौजवान वोले सोयिंका का 30 साल बाद का देखिए, 1996 में सानी अबाचा वहां का डिक्टेटर था, जिसने केन सरोबिवा को फांसी दी थी। तो सानी अबाचा की डिक्टेटरशिप, सैनिक तानाशाह के खिलाफ वोले सोयिंका ने गुप्त रेडियो की स्थापना की, और गुप्त रेडियो की स्थापना करके देश से बाहर जा करके, और उन्होंने सानी अबाचा के खिलाफ प्रचार किया। यानी 30 साल के वोले सोयिंका और 60-65 साल के वोले सोयिंका की जो वो ऊर्जा थी सत्ता के खिलाफ लड़ने की,
उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई हैं? और अभी जब ये कौन राष्ट्रपति था अमेरिका का जिसको मोदी जी प्रचार कर रहे थे? ट्रम्प। हाँ, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो वो ट्रम्प जो था, ओले सोइंका ने कहा कि अगर, अच्छा, ओले सोइंका वहां पढ़ाते थे अमेरिका में, ग्रीन कार्ड होल्डर थे और काफी साल से थे, जब से वहां से निकाले गए थे, नहीं लिए थे। ओले सोइंका ने कहा कि अगर ट्रम्प चुनाव जीत गया तो मैं अपना ग्रीन कार्ड यहीं जला के फेंक दूंगा और अमेरिका छोड़ दूंगा। अब इस समय 80-90 साल के करीब उनकी उम्र हो रही है। ट्रम्प चुनाव जीत गया, उन्होंने ग्रीन कार्ड वहीं कैंची से काटा, आग जलाई, प्रेस वालों को बुलाया, सारा सामान वहां लेकर के वो नाइजीरिया लौट गए। और ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, ये सब आप मतलब इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने अपने सोर्सेज से। आजकल तो दुनिया इतनी छोटी है कि सारे हैं। तो मतलब ये मैं एक लेखक, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है ओले सोइंका, वो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिल चुका है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब यश लिप्सा हो जिसके लिए वो ऐसा कर रहे हो। दूसरे लेखक चिनुआ एचेबे, चिनुआ एचेबे की अभी कुछ साल पहले मृत्यु हुई है और 2004 में मैं नाइजीरिया में था। मुझे जोगेंद्र यादव हैं, आप जानते होंगे, आपको CSDS से जुड़े हुए हैं। तो एक दिन जोगेंद्र यादव जी मुझे मिल गए थे गांधी जी फाउंडेशन में, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आनंद जी, आप 2004 की बात है, कि आप अफ्रीका जाना चाहेंगे? हमने कहा क्यों नहीं। तो कहा कि फिर आप तैयार हो जाइए। हमने कहा अरे किस लिए? तो कहा नहीं, CSDS से हम लोग एक फेलोशिप आपको देना चाहते हैं अफ्रीका जाने के लिए। हमने कहा अफ्रीका में कहाँ? कहा नाइजीरिया। हमने कहा हाँ ठीक है। तो वो उनका आखिरी साल था, 10 साल से वो लोगों को भेज रहे थे नाइजीरिया, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम में। 10 साल ऐसे लोग हैं जो अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है प्रैक्टिस स्वरूप उन्होंने आखिरी साल में एक अफ्रीका के जानने वाले, अफ्रीका में जिसकी दिलचस्पी हो उसके लिए भी कह दिया हो। बहरहाल उन्होंने मुझे कहा, हमने पूछा क्या विषय क्या है? कहा जो आप तय करें। हमने कहा मुझे कुछ करना होगा? कहा कुछ नहीं करना होगा, बताओ, एक हम लेटर भेजेंगे, आप अपनी सहमति दे दीजिएगा। ठीक। तो मैं चला गया। 4 महीने मैं नाइजीरिया में था। जिस समय मैं वहां था उसी समय चिनुआ एचेबे को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था। वो कुछ है ऑर्डर ऑफ द क्या कुछ इस तरह करके, इतना बड़ा सम्मान का नाम है, मतलब अगर लिखें तो वो सम्मान मिला था। और चिनुआ एचेबे ने उस सम्मान को लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने पत्र लिखा राष्ट्रपति को, और वो पत्र अखबारों में छपा और वो पत्र बहुत अच्छा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि ऐसे समय जब देश इतने करप्शन से जूझ रहा हो, जब ये मुसीबतें हों, जब जनता पर इस तरह के अत्याचार हों, जब ह्यूमन राइट्स का इस तरह वायलेशन किया जा रहा हो, जब जितने गरीब लोग हैं उनको तमाम तरह से दंडित किया जा रहा हो और धनी लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा हो, ऐसे में यह पुरस्कार लेना मेरी नैतिकता के खिलाफ है, मैं इसे नहीं ले सकता। और उन्होंने वो पुरस्कार नहीं लिया। तो अभी जो आपने सवाल किया कि हम क्या सीख सकते हैं, ये सब चीजें सीख सकते हैं। और दूसरी एक चीज और मैं बताऊं, पुर्तगाल के हमने बताया था कि पुर्तगाल की 3 कॉलोनी थी, अंगोला, मोजाम्बिक और गिनी बिसाओ। ठीक है। तो अंगोला के पोएट थे अगस्तिनो नेतो, अंगोला के, और मोजाम्बिक के पोएट थे मारियो दा सूसा,
हाँ? और गिनी बिसाऊ के इंटेलेक्चुअल थे अमेरिकर कब्राल। ये लोग लिस्बन, राजधानी थी पुर्तगाल का, तो लिस्बन में पढ़ाई करते थे। और वहाँ क्योंकि उसने वो पुर्तगीज कॉलोनी थे इनके देश, और पुर्तगाल के सत्ता के विरोधी ये लोग थे, उपनिवेशवाद विरोधी थे, ये लड़ाई चलाना चाहते थे, लेकिन प्रतिबंध था कोई पॉलिटिकल संगठन बनाने के लिए। तो इन्होंने एक सांस्कृतिक संगठन बनाया वहाँ पर पुर्तगाल में रह करके, और उस सांस्कृतिक पुर्तगीज भाषा में उस संगठन का नाम था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो होगा लेट अस डिस्कवर अफ्रीका। तो यह जो सांस्कृतिक संगठन था, कालांतर में यही संगठन वहां का लिबरेशन मूवमेंट बना। जैसे उस संगठन में अगस्तिनो नेतो और अमेरिकर कब्राल और समोरा मैशेल, जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति थे, जिनकी पत्नी से बाद में नेल्सन मंडेला ने शादी की थी समोरा मैशेल की। तो अगस्तिनो नेतो ने अंगोला जाकर के MPLA नाम से एक संगठन बनाया। MPLA का एब्रिविएशन उसमें होगा, पुर्तगीज में, अंग्रेजी में होगा पीपुल्स मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अंगोला। और मोजाम्बिक के जो साथी थे, उन्होंने अपने देश में जाकर के फ्रेलिमो बनाया, फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ मोजाम्बिक। और अमेरिकर कब्राल गिनी बिसाऊ में जाकर के PAIGC यानी अफ्रीकन पार्टी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ गिनी बिसाऊ एंड केप वर्डे। ये तीनों लिबरेशन मूवमेंट हैं, अंगोला, मोजाम्बिक और गिनी बिसाऊ के। और इन तीनों लिबरेशन मूवमेंट ने ही अपने देश को आज़ादी दिलाई। यानी ये मेरी निगाह में एकमात्र उदाहरण है, दुनिया का हो या ना हो, तीसरी दुनिया के देशों में तो एक ही है, कि जहां सांस्कृतिक संगठन का रूपांतरण मुक्त संगठन के रूप में हुआ। और पहले सांस्कृतिक संगठन बना और वही जो है मुक्त संगठन बना, और मुक्त यहाँ दोनों ले का रूप ले लिया। ये भी एक सीखने का विषय है। धन्यवाद। दूसरे सप्तक के कवि भी थे, शायद दूसरे या पहले सप्तक के, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। उनके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं था, बाद में मुझे पता चला। जिस दिन मेरा उनसे साफ कपड़ा उस दिन नहीं पता था। तो वो आकाशवाणी में थे, लेकिन जब मेरी नियुक्ति हुई तब तक वो उनका ट्रांसफर हो गया था। वो चले गए थे PIB में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, एक पदाधिकारी बड़े पद पर थे, लेकिन उनका मन आकाशवाणी में ही लगा रहता था, समाचार विभाग में। तो वो जैसे ही ऑफिस उनका खत्म होता था, शास्त्री भवन से उठ करके आकाशवाणी भवन आ जाते थे और उसी कक्ष में बैठ रहते थे। तो एक दिन मैं डिक्टेशन दे रहा था, कोई न्यूज आइटम करा रहा था, याद नहीं है कि वो सेंटेंस क्या था। आप मान लीजिए कि ये था कि बारिश की वजह से चारों तरफ जल प्लावन का दृश्य हो गया है। ये मैंने डिक्टेशन दिया होगा। और उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा आनंद स्वरूप वर्मा। कहा था हाँ आनंद जी, आपने अभी क्या बोला? हमने कहा कि बारिश की वजह से बाहर जल प्लावन का दृश्य हो गया है। तो क्या मतलब हुआ? तो हमने कहा कि मतलब ये कि चारों तरफ पानी भर गया है। तो कहा फिर यही बोलिए ना। तो मुझे लगा कि हाँ, और ये बात उनकी हमेशा मेरे दिमाग में रही कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने बताया, उन्होंने यही भी लिखवाइए। तो आपने जो सवाल किया था उसमें मैं हिंदुस्तानी के उसका हिमायती हूँ, मैं वो पसंद करता हूँ।
लेकिन विषय के अनुरूप भाषा का चयन किया जाना चाहिए। जैसे अगर आप दर्शन शास्त्र की किसी किताब का अनुवाद कर रहे हो तो मैं उपन्यास की बात कर रहा हूँ। नहीं, उपन्यास में तो आपको बिल्कुल बोलचाल की भाषा जो बहुत सहज और संप्रेषण हो, बिल्कुल बोलचाल की हिंदी करिए, हिंदुस्तानी की, वही होना चाहिए। अगर आग्रह है किसी का तो आप कह दीजिए कि भाई ये नहीं ठीक है, उचित नहीं। ये 1970 के दशक के बाद नहीं देखी, मुझे पता भी नहीं कि वो निकलती है कि नहीं अब। तो एप्लीकेशन राइटर्स कॉन्फ्रेंस की थी, और जो जब इजिप्ट उसका हेडक्वार्टर था, इजिप्ट से जो निकलते थे अंक, मोटे अंक थे, वही मैंने देखा है। बाद में इंडिया से भी उसके कुछ अंक निकले थे। फैज ने भी संपादित था, फैज ने भी किया था, और बोर्ड में भी सामने का भी नाम था उसमें। तो मैंने 70 के बाद नहीं देखा है। और आपका दूसरा सवाल क्या था कि वो एडवर्ड सईद के बाद हमें कोई लिटरेचर में हाँ देखिए, अफ्रीकी आइडेंटिटी, अफ्रीकी अस्मिता और भाषा, उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक मानसिकता, इन सब पर जितना मुजीब अफसानों ने लिखा, इसके अलग अलग पहलुओं पर, जैसे एक जो किताब है उनकी मूविंग टू सर्किल, उसमें उन्होंने गद्य की भाषा, कविता की भाषा और थिएटर की भाषा, इन तीनों पर उस हिसाब से लिखा है कि एक उपनिवेश में रहने वाला व्यक्ति को किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एडवर्ड सईद के बाद समीर अमीन के कुछ लेखों में जरूर कुछ बातें मिल जाती हैं, लेकिन उस तरह का हमें नहीं मिला। हो सकता है लिखा हो, बहुत चीजें हैं जो नहीं पता चलती हैं।